Okay, so let us start with today's session. तो अब तक हमने modes of vibration of a string देखा है. So if you remember, we started with modes of vibration of a stretch string. We have seen different modes of vibration of the string. तो इसमें फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगर आपको याद होगा तो एक लूप बनता है. एक लूप मतलब दो नोड्स और एक एंटी नोड. हायर मोड में, नेक्स्ट हायर मोड में यू हैव टू लूप्स. टू लूप्स मतलब इफ यू रिमेंबर थ्री नोड्स एंड टू एंटी नोड्स. नेक्स्ट लूप, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में, नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में यू हैव बेसिकली थ्री लूप्स. तो इसके भी अगले मोड में यू हैड थ्री लूप्स, और थ्री लूप्स मतलब यू हैव फोर नोड्स एंड थ्री एंटी नोड्स. गुड. नाउ today we will start with modes of vibration of air column. ये था modes of vibration of a stretch string, and now we will see what are different modes of vibration of air column. For example, जैसे if you play flute, तो flute is like air column. तो एयर कॉलम के केस में कौन कौन से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वो देखने से पहले there are a few things that you need to know. Number one, so we are going to start with modes of vibration of air column today. So vibration of air column, मतलब इस केस में, स्ट्रिंग के केस में, यू वर स्टडिंग वाइब्रेशंस ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, एंड इन एयर कॉलम यू हैव लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो ये बेसिक डिफरेंस है. स्ट्रिंग के केस में जब आप प्लग करते हो स्ट्रिंग को, देन व्हाट यू गेट इज ट्रांसवर्स वेव. इसमें वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. फिर यही एक वेव जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आता है एंड यू गेट स्टेशनरी वेव. राइट. नाउ इन केस ऑफ एयर कॉलम आपके पास एयर है, और आपको पता है एयर में जब आप वेव सर्कुलेट करोगे तो इट इज नॉट ट्रांसवर्स बट लॉन्गिट्यूडनल. तो जैसे यहाँ पे नोड्स बनते हैं और एंटी नोड होता है, राइट, इन द सिमिलर वे you will have, do you remember nodes हमने बहुत था points where particles have zero displacement, so nodes were called as no displacement points, nodal points, and antinodes were points of maximum displacement. वैसे ही longitudinal wave में you will have points of no displacement, मतलब points where the particles are very close to each other, just like compression, and you will have locations where particles have maximum displacement, और maximum displacement मतलब you have rarefaction type of things. तो याद रखना सिमिलरिटी. यहाँ पे nodes मतलब no displacement, यहाँ पे nodes मतलब you have situation like compression, मतलब particles are very close to each other, and antinode मतलब maximum displacement. तो यहाँ पे जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो यू विल हैव पार्टिकल्स व्हिच आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब सिचुएशन लाइक रेयरफैक्शन. अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम साउंड वेव की बात करते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं, तो एज यू कैन सी इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव नोड्स और एंटी नोड्स को दिखाना बहुत इजी है. इट इज वेरी इजी. So you have to show a point where there is no displacement, and then you have to show a point where there is maximum displacement. To do similar for longitudinal wave is complicated. तो हम नोटेशन के लिए यही नोटेशन यूज करेंगे. तो जहां जहां पे नोड्स बताने होंगे तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, अ पॉइंट वेयर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. जहां जहां पे एंटी नोड बताना होगा तो आई विल शो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो नंबर वन, व्हाट इज डिफरेंट टुडे. अब तक हमने स्ट्रिंग की बात की थी. हमारे पास एक मटेरियल मीडियम था, एक स्ट्रिंग था जिसको हमने प्लग किया तो उसमें एक ट्रांसवर्स वेव सेटअप हुआ. वो ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आया तो यू गेट अ स्टेशनरी वेव, राइट. और हमने देखे व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है. इसके हायर मोड्स में नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएंगे. जैसे आई जस्ट टोल्ड यू, इन द सेकंड मोड यू हैव टू लूप्स, इन द नेक्स्ट मोड यू विल हैव थ्री लूप्स, 4 loops, 5 loops. Similarly, in case of longitudinal wave,
you will have a similar situation, not same but similar situation. So point to remember, longitudinal waves are not transverse wave. Transverse wave में vibrations of the medium are perpendicular to direction of propagation. Longitudinal wave में direction of vibration of the molecules of the gas or air, they are parallel to the propagation direction. मतलब propagation भी उसी direction में हो रहा है, vibration भी same direction में है. लेकिन just for the convenience हम नोड दिखाते वक्त या एंटी नोड दिखाते वक्त सेम डायग्राम यूज करेंगे एज दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग. दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. अब वी वांट टू स्टडी वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन डिटेल. वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम देखने से पहले वी शुड नो समथिंग कॉल्ड एज एंड करेक्शन. होता क्या है, what happens normally is, for example, याद रखना एयर कॉलम, पहले एयर कॉलम होना चाहिए. सो लेट अस टेक एयर कॉलम. अब एयर कॉलम के दो टाइप होते हैं. एक तो यू विल हैव अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. तो यू मे हैव अ पाइप व्हिच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड अदरवाइज यू मे हैव अ पाइप व्हिच इज ओपन एट बोथ द एंड्स. तो ऐसा सिचुएशन होगा, अ पाइप closed at one end or you will have a pipe open at both the ends. Okay, now what happens is, हम जब इसमें longitudinal wave मतलब sound wave हम generate करेंगे, तो ideally when an air column is set into vibration, or air column there are two types, either closed at one end or open at both the ends. It cannot be closed at both the ends. अगर दोनों एंड पे क्लोज कर दिया तो साउंड वेव अंदर कैसे भेजेंगे हम लोग? We need place to send sound waves inside. And how do we send sound waves inside? हम ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प लेते हैं. So what you do is, आप एक ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके यहाँ रख दोगे and it will generate compression rarefaction which will go inside this. Now होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशन मतलब बाउंड्रीज पे क्या हो रहा है. एक बाउंड्री ये है आपके पास और एक बाउंड्री ऊपर है. तो अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री कंडीशंस, नोड जो होता है, नोड शुड ऑलवेज फॉर्म्ड एट क्लोज्ड एंड. नोड मस्ट ऑलवेज फॉर्म्ड एट क्लोज्ड एंड एंड ओपन एंड पे बनना चाहिए एंटी नोड. तो रिमेंबर दिस, इन केस ऑफ एयर कॉलम नोड इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट क्लोज्ड एंड. सिमिलर सिचुएशन स्ट्रिंग में भी नोड हमेशा रिजिड सपोर्ट पे बन रहा था, रिजिड सपोर्ट पे बनता है. यहां पे नोड इज फॉर्म्ड एट क्लोज्ड एंड ऑलवेज, और एंटी नोड इज फॉर्म्ड ऑलवेज एट ओपन एंड. डू यू सी द सिमिलरिटी? जब हमने ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात की थी तभी भी हमने ये बोला था कि जहां से वेव स्टार्ट होता है वहां पे क्या होना चाहिए? एंटी नोड. जहां से वेव स्टार्ट होता है वहां पे क्या होना चाहिए? एंटी नोड. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है. मैं ट्यूनिंग फोर्क तो यहीं पे रखूंगा ना, तो वेव कहां से स्टार्ट होगा? यहाँ से. तो वेव जहां से स्टार्ट होता है वहां पे हमेशा एंटी नोड बनता है. तो ओपन एंड पे क्या बनना चाहिए? एंटी नोड. राइट. तो दिखाते वक्त फंडामेंटल मोड में अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आपके पास एक पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड, उसमें यहाँ पे बन गया नोड, तो एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पे एंड यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. ऐसा सिचुएशन मिलेगा आपको. तो इन द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यू विल हैव वन नोड एंड वन एंटी नोड, हाफ द लूप. वी विल डिटेल डिस्कस इन डिटेल लेटर, अभी जरूरत नहीं है. And for a pipe open at both the ends, दोनों एंड पे बनेंगे एंटी नोड, तो नोड आएगा बीच में. राइट. अब well, by the way, when an air column open at both ends or closed at one end is set into vibration according to the boundary condition, उसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं. बाउंड्रीज पे क्या हो रहा है? According to the boundary condition, node should be formed at closed end and anti node should be formed at open end. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि open end पे, as you already know, anti node मतलब points of maximum displacement. Open end पे सबसे ज्यादा freedom है displacement का. There is maximum space available for
डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज व्हाई ओपन एंड पे क्या बनना चाहिए, एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड पे जगह ही नहीं है डिस्प्लेस होने के लिए, तो फिर क्या बनेगा, नोड, राइट. सो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन एंटी नोड शुड बी फॉर्म्ड एट open end and node at closed end. But wait a minute, there is small problem here. ये जो एंटीनोड बना, as you can see, ये एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बना है, थोड़ा सा ऊपर बना है. हमारे पास जो पाइप का लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाइप, इट इज फ्रॉम हियर टू हियर, लेंथ ऑफ द पाइप, बट एंटीनोड थोड़ा सा ऊपर बना है. So in reality, what happens is antinode is formed slightly beyond the open end of the pipe. तो ये जो distance होता है, this distance between the position of antinode and the end of the pipe is called as end correction. अब end correction क्यों लेना है? देखो normally, if you remember, यहाँ पे अगर आपको याद होगा, स्ट्रिंग के केस में आप बोलते हो, अगर पहला लूप है, पहला फंडामेंटल मोड है, तो आप बोलते हो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2. याद है क्या? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू लैम्डा बाय 2. क्यों? क्योंकि नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2. तो अगर आपको याद होगा, और याद होना चाहिए, हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर. स्ट्रिंग के केस में नोन पैरामीटर क्या क्या हो सकता है? टी, टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लिनियर मास डेंसिटी m, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. रस्सी तो मैं डिसाइड करूंगा ना कितना लेंथ लेना है. ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाज 1/12 रूट ऑफ टी बाय m. तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए आपको 3 पैरामीटर की जरूरत थी यहाँ पे, L, M and tension in the string. Good. And how do you find out length? Of course, आपके पास फॉर्मूला था V equal to n lambda and n equal to V by lambda. Lambda is nothing but 2 times of length. So length of the string was important. Similarly, ये देखो frequency depends on length. It depends on length. याद रखना, fundamental frequency 1/12 रूट ऑफ टी बाय m लेंथ पे डिपेंड करता है, राइट? किसके लेंथ पे? किसके लेंथ पे? स्ट्रिंग के लेंथ पे. लेकिन स्ट्रिंग के लेंथ पे क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेव हियर. ऐसा बोल सकते हो कि पूरा का पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल इट इज परफॉर्मिंग SHM मोर और लेस, राइट? इन केस ऑफ साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना रहेगा, और उस केस में भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे. और वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे? सिमिलर, जैसे यहाँ पे बोला था आपने, लेंथ इज लैम्डा बाय 2 बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 2. यहाँ पे आप बोलोगे लेंथ इज लैम्डा बाय 4 बिकॉज देयर इज 1 नोड एंड 1 एंटी नोड. अब क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि कौन सा लेंथ, लेंथ ऑफ द पाइप या फिर लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. ओके, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम मतलब एक्चुअली जितना एयर का लेंथ वाइब्रेट हो रहा है वो, और यू सी एयर कॉलम का लेंथ पाइप के लेंथ से ज्यादा है. हमको नॉर्मली क्या पता होता है, हम एयर कॉलम तो मेजर कर नहीं सकते. आई विल टेक अ पाइप, मैं एक स्केल यूज करके स्मॉल एल तो मेजर कर लूंगा. कैन यू सी एयर वाइब्रेटिंग? यू कैन नॉट सी. When I speak, do you see that air is vibrating and coming towards you? No. इसका मतलब you cannot in reality locate, आप locate कर ही नहीं सकते एंटीनोड कहाँ पे. लेकिन जैसे वहां पे था नोड टू नोड डिस्टेंस वाज लेंथ, यहाँ पे इस केस में एंटी नोड टू नोड इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. अब प्रॉब्लम यह है कि लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द पाइप, और जितना डिफरेंस है द डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन, राइट? तो याद रखना, लेंथ यहाँ पे पाइप का नहीं, लेंथ यहाँ पे एयर कॉलम का लेना पड़ेगा, क्योंकि पाइप वाइब्रेट नहीं हो रहा है.
वाइब्रेट कौन हो रहा है? एयर। और हम क्या सीख रहे हैं? हम देख रहे हैं बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। और वेव किस में है? एयर में है, पाइप के मटेरियल में नहीं है। सो यू नीड टू टेक कैपिटल एल। और ये जो कैपिटल एल फाइंड करते हैं, तो कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस समथिंग, एंड दैट समथिंग इज एंड करेक्शन डिनोटेड बाय ई। इसको बोलते हैं ई, एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, एंड करेक्शन इज 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ये जो ट्यूब आपने यूज किया है, इसका जो इनर डायमीटर होगा, वाई इनर? क्योंकि पाइप आप जब बनाते हो, whenever you make pipes, okay, so पाइप जिस मटेरियल से बना होगा वो भी तो एट सर्टेन लेवल इट विल बी लिटिल बिट थिक, है ना? पाइप विल आल्सो बी थिक, तो थोड़ा थिकनेस इसका भी होगा मटेरियल का। तो हम आउटर डायामीटर नहीं लेते, हम इनर डायामीटर लेते हैं। और इनर डायामीटर क्यों लेते हैं? फॉर ऑब्वियस रीजन, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। एयर कहां पे वाइब्रेट हो रहा है? अंदर, बाहर नहीं। तो दैट इज व्हाई टू फाइंड आउट एंड करेक्शन फाइंड करने के लिए यू यूज दिस फॉर्मूला विच इज 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायामीटर ऑफ द ट्यूब ऑफ द पाइप। ओके, so point number 1, in this case, in case of air column, so let us start from scratch again. Today we are looking at what are vibrations of air column, क्योंकि आपने vibrations of stretch string देख लिया, हमने in detail देखा कि जब हम एक string को vibrate करते हैं तो we have 1 loop, 2 loop, 3 loop, 4 loop fundamental mode, second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, and we have seen कि एक string के केस में all the harmonics are present, n is there, 2n is there, 3n is there, and so on so forth, right? Now we have to start with vibration of air column, but before you start with vibrations of air column, आपको basic चीज पता होनी चाहिए, what is end correction, क्योंकि in such cases, चाहे वो vibrations of stretch string हो, चाहे वो vibration of air column हो, in both the cases you will need wavelength in terms of length, और length से ही आप frequencies find करते हो, and you have seen this in detail. तो अब in case of air column, actual length of the air column, जितना air का column vibrate हो रहा है वो pipe से ज्यादा ही होता है, it is greater than the length of pipe. Okay, so how will you define? Simple, when an air column vibrates, when an air column, अभी air column, there are two types of air column, मैंने अभी भी बताया आपको. When an air column vibrates in a pipe, closed at one end or open at both the ends. So when an air column vibrates in a pipe closed at one end or open at both the ends, then according to the boundary condition, then the boundary condition demands that the node must be formed at the closed end, while antinode must be formed at, कहाँ बनना चाहिए, कहाँ पे? formed at open end. And why is this so? Because the particles of the air have maximum space available for vibration at open end, क्योंकि open end open है ना, तो उनको बहुत सारी जगह है मूव होने के लिए, whereas at the closed end there is no space to move, so वहां पे minimum displacement होगा. This is because air particles have more space available for vibration at open end. This is because air particles
have more space available for vibration at open end, and almost no space available at closed end. Now, once you know this, so you should also know in reality antinode is not exactly formed at open end, but it is formed slightly beyond the open end. So, but antinode is not exactly formed at the open end, but slightly beyond. Important है ये, slightly beyond the open end. Okay, ये जो distance है, कौन सा distance? The distance between open end of the pipe and the position of antinode. तो छोटा सा distance उसको बोलते हो end correction, क्योंकि हम जब लेंथ यूज करेंगे तो हम करेक्टेड लेंथ यूज करेंगे, मतलब हम पाइप के लेंथ में एंड करेक्शन ऐड करेंगे. सो द डिस्टेंस बिटवीन the open end of the pipe and the position of antinode is known as end correction. Okay, therefore you can say corrected length, or by the way, first of all, end correction is given by 0.3 into D, where D is inner diameter of the pipe. End correction is given by 0.3 D, where D is inner diameter of the pipe. Thus the length of air column is equal to length of the pipe, and plus end correction is equal to length of the pipe plus end correction. Length of the pipe plus end correction. अब इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ इतना बोल के नहीं चलेगा. जब पाइप अगर एक ही एंड पे ओपन है, एक एंड पे क्लोज है, तो एंड करेक्शन एक ही एंड पे होगा. लेकिन अगर पाइप दोनों एंड पे ओपन है तो एंड करेक्शन दोनों एंड पे होगा. तो एंड करेक्शन लेते वक्त भी देखना पड़ेगा कि 0.3D एक बार लेना है कि 0.3 इंटू डायमीटर 2 बार लेना है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, बहुत सिंपल सा केस है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो पाइप थे. एक पाइप था was open at only one end, मतलब closed at one end. So this pipe was closed at one end and we had a pipe open at both the ends, right? तो इस केस में as you remember, यहाँ पे what happens is, in this case you get something like this. तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा. तो यहाँ पे एंड करेक्शन जो है एक ही एंड पे है, बट इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों ही एंड पे एंटीनोड बनेंगे और दोनों ही एंड पे एंटीनोड
थोड़े थोड़े ऊपर बनेंगे तो हम लोगों को एंड करेक्शन भी डबल लेना पड़ेगा, राइट? बिकॉज व्हाट यू विल हैव इज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है आपके, बिकॉज अगर ये नहीं अच्छे से समझा तो फिर न्यूमेरिकल्स गए। तो यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज एंड करेक्शन E and from here to here is length of the pipe। तो ये टोटल लेंथ हो गया, करेक्टेड लेंथ L। whereas in this case नीचे एक एंड करेक्शन, ऊपर एक एंड करेक्शन, और यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द पाइप। तो यहां से यहां तक ये टोटल हो गया करेक्टेड लेंथ L। तो इन केस ऑफ, ये हो गया आपका लेट अस से A and B, in this case corrected length will be L equal to length of the pipe plus E is 0.3 D, whereas in this case corrected length will be L plus 2E, E plus L plus E, right? तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने एंड करेक्शन एक ही लिया तो फिर प्रॉब्लमेटिक केस है यहाँ पे। सो यू नीड टू नो दिस, दैट फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड द करेक्टेड लेंथ इज L plus E, and for the pipe open at both the ends, end correction corrected length is L plus 2E। So number 1, end correction, या फिर better to say corrected length for a pipe closed at one end, you can say in this case the corrected length is given by L equal to small l plus E, but E is 0.3 times of inner diameter, right? Or in the case of pipe open at both the ends, so corrected length for pipe open at both the ends, it will be क्या आएगा, L plus 2E। so corrected length for a pipe open at both the ends, so you can say B, corrected length for a pipe open at both the ends, and in this case, of course, the corrected length is given by it is L small l plus 2E, which is small l plus 2 into 0.3 D, which is L plus 0.6 D. So this is how you are going to have. Okay, is this clear up to this point? पक्का? अगर यहाँ तक clear है तो we can go ahead and discuss modes of vibration of a closed pipe. तो अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझा है तो we can start with modes of vibration of a pipe closed at one end. पहले वन एंड के देख लेंगे, उसके बाद फिर ओपन एट बोथ द एंड्स, एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट वन एंड, मतलब क्लोज एट वन एंड बेसिकली। अब एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे चलता है, जैसे आपने स्ट्रिंग का केस देखा था, एग्जैक्टली सेम, और दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इजी, क्योंकि आपको याद रखने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। All you need to know is, क्योंकि लिखने का काम सबसे कम है, yes, because exact same way
डू यू रिमेम्बर जब हमने स्ट्रिंग लिया था तो पहले मोड में एक लूप था, फिर आपने बताया इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन आपने ऐसा बोला था, इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड इन सच अ वे दैट यू हैव only one loop and that mode of vibration is called as fundamental mode of vibration. It consists of two nodes and one antinode. The two nodes are formed at the rigid supports and antinode is formed in between them right at the center. Then आपने बताया था length is equal to lambda by 2, फिर आपने बोला v equal to n lambda, n is v by lambda, v is root of t by m and lambda is 12. ऐसा सीक्वेंस में हम करते गए थे, यहाँ पे भी exactly same चीज होगी. In this case also you will do exactly same, just the difference is that you have air column and not string. तो यहाँ पे सिर्फ जो मीडियम ऑफ वाइब्रेशन है, ये मीडियम ऑफ वाइब्रेशन आपके पास एयर कॉलम है, नॉट स्ट्रिंग. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा. अब बिफोर यू स्टार्ट, ये एयर कॉलम, ये जो पाइप आप बोल रहे हो क्लोज एट वन एंड, ये होता क्या है पहले वो समझा दो. यू नो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन पाइप. ये जो पाइप्स हम यूज करते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन पाइप. जैसे फ्लूट, बांसुरी, दैट इज आल्सो ऑर्गन पाइप बिकॉज यू यूज throat to generate sound waves. So such pipes are also called as organ pipe. और क्या shape क्या है इसका? What is the shape? Cylindrical. So an organ pipe closed at one end is nothing but a cylindrical tube which is closed at one end and open at other. So just write it down little bit. So you can say a closed organ pipe is a cylindrical tube. It is a cylindrical tube which is open at one end and closed at other. Okay, so this is what you have. अब start with modes of vibration directly, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. As I told you, little bit of extra theory is there. इसमें आप बोलोगे कि when you set a tuning fork at the open end and the sound waves travels inside and those sound waves get reflected back and they go up, and when they interfere you have stationary waves. So when a sound wave is longitudinal wave, so you can also use this word longitudinal wave. So when sound waves are sent inside the tube with the help of a tuning fork, waves gets reflected from the closed end and interfere and produce stationary waves राइट. तो होगा क्या, एग्जैक्टली सिमिलर. मैंने पहले ही बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव को रिप्रेजेंट करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ऐसा क्रेस्ट एंड ट्रफ दिखा नहीं सकते आप. So that is why I will basically use only transverse wave to show longitudinal wave. है longitudinal but unfortunately I have to use transverse wave. तो ऐसा ये वेव गया, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आया, इन दोनों का इंटरफेरेंस हुआ and you get a stationary wave, right? So there is formation of stationary wave. अब जैसे आपके पास स्ट्रिंग के केस में there were multiple frequencies present, यहाँ पे भी you can have multiple modes of vibration.
So a pipe closed at one end, a pipe closed at one end can have multiple frequencies of vibration. A closed organ pipe can have multiple modes of vibration. उसमें हम ये पहला मोड देख रहे हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो नंबर 1 फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको मैं फिगर ए बोल देता हूं. फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, fundamental mode of vibration. So as you can see, the fundamental mode of vibration, what do you see? How many nodes? 1. How many antinodes? 2. कैसे आएगा एंटीनोड? एक ही एंटीनोड है, यहाँ ऊपर बना है एंटीनोड और यहाँ पे बना है नोड. So in the pipe closed at one end, in its fundamental mode of vibration, you have one node and one antinode, मतलब half a loop, okay. और half loop है तो you must know कि लेंथ, अभी लेंथ यहां से मेजर करोगे. रिमेंबर करेक्टेड लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए पहले बता दिया मैंने कि करेक्टेड लेंथ क्या है. सम बुक्स दे डू अदर वे राउंड, पूरा थ्योरी डेवलप करके बाद में बोलते हैं अभी करेक्शन करो. बेटर इज टू पहले करेक्शन करो, बाद में बाकी सब. तो remember, we are not talking about small l here, we are talking about capital L, which is corrected length. Small l is length of the tube, pipe. Good. Then in the fundamental mode of vibration of air column closed at one end, you have one node and one antinode, you have half a loop. और half a loop है तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो है नोड टू एंटीनोड इज लैम्डा बाय 4. लिखा था क्या प्रॉपर्टीज में? नोड टू एंटीनोड डिस्टेंस इज ऑलवेज लैम्डा बाय 4. सो इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, of a closed organ pipe, जरूरी नहीं closed organ pipe लिखना, you can say for a pipe closed at one end, okay. One node and one antinode is produced, that is half loop है. Let n and lambda be the frequency and wavelength of the wave. मैं exactly same lines पे लिख रहा हूं जैसे हमने वहां पे लिखा था वैसे के वैसे, so that you don't have to memorize things. Format is the same. इसके बाद हमने बोला था we know that, what do you know is, we know that velocity v is n lambda. So therefore you have n equal to v by lambda. Only difference here is वहां पे v was root of t by n, tension in the string by linear density का square root. यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर एयर में है तो 330 मीटर पर सेकंड डायरेक्टली वैल्यू ही पता है. तो यहाँ पे v का कोई फॉर्मूला नहीं लिखते हम लोग क्योंकि हमको वैल्यू ही पता होती है. और पहले ही बोल दिया कौन सा कॉलम है, वाटर कॉलम था कि कौन सा कॉलम था? हाँ तो पता है 330 मीटर पर सेकंड, तो व्हाई डू यू वांट टू राइट एनी फॉर्मूला? तो यहाँ पे इनफैक्ट इट इज इजियर. तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है. बट व्हाट यू नो इज लेंथ. What do you know is length is what? Lambda by 4. But length of the air column is lambda by 4 and therefore lambda equal to 4L. Therefore fundamental frequency N is V by 4L. ये आ गया आपका fundamental frequency का equation from 1 and 2.
you have fundamental frequency from 1 and 2. So do you see the difference? अगर आपको याद होगा स्ट्रिंग के केस में फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्ट्रिंग के केस में n was v by lambda, but length was lambda by 2, क्योंकि उस केस में एक पूरा लूप बना था, तो लेंथ वाज नोड टू नोड डिस्टेंस, मतलब लेंथ वाज लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा वाज 2l, तो देयरफॉर यू विल हैव v by 2l. हाँ, v was root of t by m, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, v तो v है, you can find it by root of t by m. तो डू यू सी यहाँ पे फंडामेंटल मोड में v by 2l है, यहाँ पे v by 4l है, राइट? और ये 4 क्यों आता है? क्योंकि हाफ ही लूप बना, यहाँ पे एक नोड और एक एंटी नोड था और दोनों का डिस्टेंस था लैम्बडा बाय 4, इसके लिए नीचे 4 आया, और वहां पे डिस्टेंस था नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2, इसके लिए यहाँ पे नीचे था 2. ओके, अभी बहुत इजी लगता है, बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स देन यू रियलाइज वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग. दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर. v by 4 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर pipe closed at one end, not pipe closed at both the ends. तो ये हो गया आपका पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन. अब इन केस ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एज यू ऑलरेडी नो व्हाट विल हैपन. सो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हमेशा याद रखना, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में डेफिनेटली डिफरेंस तो होने ही वाला है, तो यू शुड नो कि क्या होगा. डू यू रिमेंबर केस ऑफ स्ट्रिंग? इन केस ऑफ स्ट्रिंग सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो रहा था? कितने लूप्स थे? 2 लूप्स. पहले में कितना था? 1 लूप. दूसरे में कितना था? 2. तीसरे में कितना था? 3. उसके बाद 4. मतलब जो भी फंडामेंटल मोड है उसमें एक एक लूप ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट मोड मिलता जाएगा. यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे हाफ में एक ऐड करो, 1.5. तो यहाँ पे क्या होगा? इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, सबसे पहले ओपन एंड पे तो हमेशा एंटी नोड होगा ही होगा, और क्लोज एंड पे नोड होने ही वाला है. अगर मैं एक ही एंटी नोड लिया तो वी आर एट द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन फंडामेंटल. मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. अब मैं दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू ऑलवेज दैट दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रिंग का केस में फंडामेंटल मोड में 2 नोड 1 एंटी नोड, नेक्स्ट मोड में 3 नोड 2 एंटी नोड, नेक्स्ट मोड में 4 नोड 3 एंटी नोड. मतलब नोड और एंटी नोड की वैल्यू एक एक से बढ़ती जा रही है. गुड. यहाँ पे पहले मोड में कितने नोड्स थे? एंटी नोड कितना था? अब कितने कितने होंगे? 2 and 2, दोनों एक एक से बढ़ेंगे. तो लेट अस लोकेट कि एक यहाँ पे आ गया नोड, फिर दूसरा नोड समवेयर ओवर हियर, एक एंटी नोड यहाँ पे आएगा और एक एंटी नोड है क्या? 2 एंटी नोड और 2 नोड्स. तो यहाँ पे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. So you have something like this. So 1.5 loop. Okay. अब इसमें you will have corrected length. अब the thing is ये आपके पास आ गया है L और ये आपके पास है corrected length, sorry, end correction E and total length is corrected length L. What is L? Node to node. Lambda by 2. नोड टू नोड इज लैम्बडा बाय 2. फिर नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4. लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हुआ इसलिए लैम्बडा 1. जैसे वहां पे भी वेवलेंथ चेंज हुआ क्योंकि लेंथ ऑफ द पाइप तो सेम है ना, वहां पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम था, राइट? तो मैंने पहले ही बताया v इक्वल टू n लैम्बडा पे ध्यान देना, v इक्वल टू n लैम्बडा पे ध्यान देना. अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है तो इसको चेंज होना ही पड़ेगा क्योंकि v को कांस्टेंट रखना है. अभी ऐसा होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल नॉट चेंज, तो वो सेम रहेगा. तो व्हाट इज दिस? 3 lambda 1 by 4. ओके, सो
in this mode of vibration, in this mode of vibration, 1.5 loop, 1.5 loop is obtained. That is 2 nodes and 2 antinodes, right? अब we know that, नहीं तो पहले फ्रीक्वेंसी और इसको बता दो. Let n1 and λ1 be the frequency and wavelength of the wave, and therefore we can talk about velocity now. आप बोल सकते हो, therefore we know that, what do you know is v is equal to n1 λ1, तो n1 equal to v by λ1, और λ1 you will obtain from length, but length is equal to 3 λ1 by 4, therefore λ1 equal to 4l by 3, therefore n1 equal to v by λ1 था, तो 4l by 3 है, that is 3v by 4l. Therefore, but what was v by 4l? Fundamental frequency. So this is fundamental frequency. तो ये था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे पहला ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, वहां पे पहला ओवरटोन वाज सेकंड हार्मोनिक, so that is the difference, right? So in this case you can say this is the frequency of first overtone, this is the frequency of first overtone, that is third harmonic. So if you play any musical instrument which is open at one end and closed at other, you have basically only odd harmonics present. 10 के बाद 30 आएगा, उसके बाद 50 आएगा, उसके बाद 70 आएगा. तो we will prove that इसके बाद 5n होगा. So we can prove this. तो अगला mode of vibration जो है, so we'll just complete up to this point, and in the next mode of vibration, as you know, पहले में half, दूसरे में 1.5, तीसरे में 2.5, पहले में एक नोड एक एंटी नोड, दूसरे में 2 नोड्स 2 एंटी नोड्स, तीसरे में 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स. तो सबसे पहला नोड यहीं पे होगा, फिर अगला नोड यहाँ पे आएगा, फिर उसका अगला समवेयर ओवर हियर. ओके, तो ये बनेगा आपके पास something like this kind of structure. 3 नोड 1 2 3 एंटी नोड 1 2 and 3, करेक्ट. तो 2.5 नोड. तो इस केस में लेंथ, करेक्टेड लेंथ, नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2, फिर नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, और फिर लैम्बडा बाय 4. हाउ मच? 5 लैम्बडा बाय 4. 5 lambda by 4. Good. So length is 5 lambda 2 by 4. Good. Good. So in this mode of vibration, 2.5 loops are obtained. That is 3 nodes and 3 antinodes. Let, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो रहा है, n2 and λ2 be the frequency and wavelength respectively, be the frequency and wavelength respectively,
and you can say therefore what you know is velocity equation. We know that v equal to n2 lambda 2, therefore n2 is equal to v by lambda 2. But as you just said, l equal to कितना बताया आपने 5 lambda 2 by 4. इसका मतलब lambda 2 आ जाएगा 4l by 5, 4l by 5. Therefore, n2 which is v by lambda 2, that is 4l by 5. तो ये आ गया 5v by 4l, and therefore n2 is 5 times of n. Second overtone, fifth harmonic. So therefore you can say this is the frequency of second overtone. Frequency of second overtone, and that is fifth harmonic. That is fifth harmonic, right? So n, 3n, 5n, 7n, 9n ऐसा आपको मिलेगा. Okay, so conclusions we will note down in the next session. So that's it for today.